नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। न्यूज़ यू कैन यूज, इस सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम समाज के बीच जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोग अपनी परेशानियां बताते हैं। आप कई बार सोचते होंगे कि नारे सारे देते हैं, 85% है बहुजन समाज, फिर भी जो है मोदी राज कैसे है, ये लोग जीतते कैसे हैं? इसका मूल कारण यह है, चाहे हम न्यूज़ बनाएं अथवा आप कोई संगठन चलाएं, कोई मिशन चलाएं, आपके पास सीमित लोगों की संख्या है जो आपके पास आती है, आपकी सुनती है, आपको फॉलो करती है। प्रश्न यहाँ पर यह है, अगर आप मोदी भक्तों को देखें तो उनके पास पूरे देश में केवल उनके ही भक्त हैं, परंतु आपके यहाँ बामन मेश्राम की अलग टीम है, बाम सेफ की, मूल निवासी वाले अलग हैं। और रही बात ये, अगर बसपा न्यूज़ देते हो तो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो समर्थक होंगे, वह आपका वीडियो देखेंगे, आपके मिशन के साथ रहेंगे, बाकी लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। और भीम आर्मी वाले जो चंद्रशेखर आज़ाद यानी आज़ाद समाज पार्टी का अगर आप न्यूज़ देते हैं तो केवल वही देखेंगे। इतनी जहाँ पर कलुषित मानसिकता हो, इतना भेदभाव हो, आपस में ही भेदभाव हो, एक दूसरे को देखना पसंद ना करें, आप वीडियो भी नहीं देखते, आप न्यूज़ भी देखना पसंद नहीं करते, वोट देने की बात तो बहुत दूर की है, आप एक मंच पर नहीं आते हैं और एक दूसरे को आप केवल टारगेट करते हैं, केवल आप दोषी ठहराते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बहुजन समाज की कल्पना ही रह जाएगी। अगर बहन मायावती जी दोषी हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को जो है बसपा वाले दोषी मानते हैं, और इन दोनों को उदित राज जी दोषी मानते हैं, और इन तीनों को रामविलास जी दोषी मानते हैं। सारे के सारे एक दूसरे को दोषी मान रहे हैं। मैं आपको बिहार का ही लेकर चलता हूं। बिहार विधानसभा का चुनाव है और जीतन राम मांझी जो SC ST का एक चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वे तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानते। और RJD ये कहती है कि अगर हम आपके प्रति वफादार ना होते तो आपके बेटे को हम विधान परिषद में कैसे भेजते। आ गई ना सामने कहानी कि जीतन राम मांझी के बेटे को RJD विधान परिषद में भेज सकती है, परंतु जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानते। जो मुकेश साहनी है वह सन ऑफ OBC, सन ऑफ बहुजन समाज नहीं कहते, वो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। देश में हर प्रकार की न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, लेकिन जो आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ न्यूज़ है, अगर वह मैं दिखाने बैठ जाऊँ तो आप ही कहते हैं बहुजन समाज का न्यूज़ बताएं। क्या बहुजन समाज भारतीय समाज से अलग है, भारतीय अर्थव्यवस्था से अलग है? ये प्रश्न है। रोज़ रोज़ जो घटनाएं होती है, अगर ये घटना दिखा कर आपको अशांत करें, आपके मन को विचलित करें, ऐसा हम ना करके कुछ दाएं बाएं से भी न्यूज़ लाकर आपको दिखाते हैं, देश दुनिया की खबर दिखाते हैं। अब कानपुर की घटना हुई, उससे पहले आजमगढ़ की घटना हुई, बहुत सारे टीम ऐसी है जो इन घटनाओं के पीछे लगी हुई है, परंतु हम तो उन घटनाओं को देख रहे हैं देश में जब पेट्रोल की कीमत से ज़्यादा डीजल की कीमत हो रही है। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। बिहार में बहुत सारे जो है सरकारी कर्मचारी को जो है निकाला जा रहा है। तेज प्रताप यादव विधान परिषद में जाने वाले थे, उनको वहाँ से रोक के अब बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। वो फ्रंट लाइन पे चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में आगे आगे चलेंगे, ऐसा लालू यादव जी ने उनसे कहा है।
बिहार में जो पप्पू यादव है उनका काम दिखा है, आम जनता ने देखा है, तो थोड़ी देर के लिए पप्पू यादव जी टक्कर देंगे। बाकी जितने भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी हैं, मुकेश साहनी हैं, इन तीनों को एक जगह कर दीजिए और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक जगह कर दीजिए, तो एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे सकते हैं। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव इन तीनों को तो पूछ रहे हैं, बहन मायावती जी के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? जो SC ST वोट है वो बसपा संभाल सकती है। अगर तेजस्वी यादव जी के साथ बहन मायावती जी मंच साझा करें, लोगों के बीच जाएं बिहार में, तो बहन मायावती जी का भी कद बढ़ेगा और तेजस्वी यादव को एक अच्छा खासा वोट बैंक प्राप्त हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी जी को बिहार की जनता डगरा पर का बैगन समझती है। वो ये समझती है जनता कि जहाँ पे कुर्सी और पैसा मिलेगा वहाँ ये लुढ़क जाएंगे, यही सच्चाई है और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब रही बात ये, बहन मायावती जी का जो छवि है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग छवि है। वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और एक बार तो पूर्ण बहुमत से बसपा ने शासन किया और बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म भी किया है, जिस वजह से बहन मायावती जी का कद अब प्रधानमंत्री के लायक हो गया है। बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनके स्तर के नेता जो है केंद्र में एक रामविलास पासवान जी हैं, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा है जो बहन मायावती जी के स्तर के हों। और रामविलास पासवान जी अगर पार्टी स्तर पर देखा जाए तो बसपा से लोजपा बहुत छोटी है, इतना संख्या नहीं है लोजपा के पास, बसपा का संख्या काफ़ी अच्छा है। अब रही बात ये कि राजनीतिक जगत और बहुजन समाज एक दूसरे से चोली दामन का संबंध है, क्योंकि पूरा देश का बहुजन समाज छिटफुट ही, लेकिन जब ये वोट करती है तभी जाकर केंद्र का शासन तैयार होता है, केंद्र का सत्ता तैयार होता है। और इसीलिए बीजेपी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को सामने किया और उनके नाम के आगे लगा दिया OBC। ये OBC से आते हैं ताकि पूरा देश का 54% OBC इनको सपोर्ट कर दे, और सपोर्ट किया भी। अब दूसरे टर्म में वो प्रधानमंत्री हैं। SC ST OBC को इकट्ठा एकजुट किया जाए और सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जाए। मैं आपको बता देता हूँ, बहुजन समाज के अंदर जो हमने कमियां पाई है, नेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, मिशन भी बहुत ज़्यादा है, समाज सुधारक और जागरूकता प्रोग्राम वाले भी बहुत ज़्यादा लोग दौड़ रहे हैं, परंतु बहुजन समाज के अंदर जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वे बहुजन समाज के इन जागरूकता प्रोग्राम चलाने वाले कार्यकर्ताओं और जो संघर्षरत हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देती, कहीं से भी ध्यान नहीं देती। यहाँ तक अगर आप किसी बहुजन समाज के नेता के पास जाइए तो वो ये समझते हैं कि इनका ये ड्यूटी है, ये मीडिया वाले हैं, जबकि हमारे ऊपर कई बार आरोप लगते हैं। लोग कहते हैं कि मायावती ने आपको पैसा दिया हुआ है, क्यों आप इतना खुलकर बोलते हो, क्यों इतना सपोर्ट करते हो, जबकि आप पता भी कर सकते हैं बसपा का अथवा बहुजन समाज के किसी नेता ने मुझे किसी प्रकार का कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। आम जनता जिसको लगता है ये आदमी बहुत व्याकुल है, परेशान है, धूप में दौड़ रहा है, तो वो 200-400 रुपये अगर किराया भाड़ा दे दे, वो एक बहुत बड़ा काम हो गया इस समाज के लिए, जो मैंने देखा है। परंतु अगर आप ये कहते हैं कि ये कोई पार्टी, कोई नेता आपको पैसे दे के आपके जुबान में शब्द डालते हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं किसी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि सबके हालत ख़राब है। जो भी आपका बहुजन मीडिया आप देखते होंगे, किसी के पास हाई रेंज का हमने कैमरा नहीं देखा, हाई रेंज का हमने गन माइक नहीं देखा और अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं देखा। इसका यह मतलब हुआ कि वो गरीबी से झेल रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। केवल शब्दों से सपोर्ट किया जाता है बहुजन मीडिया वाले को, जो समाज के बीच में दौड़ते हैं। और यही सच्चाई हमने अभी तक अपने अनुभवों में पाया है।
रही बात ये, जितनी भी राजनैतिक दल हैं, अगर उनके पास अपना पैतृक संपत्ति है, कुछ अपना पीछे से अगर मजबूत है, तो वो राजनीति में आते हैं। बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि बहन मायावती जी हमें टिकट क्यों नहीं देती, हमें चुनाव क्यों नहीं लड़वाती, कार्यकर्ता से चुनाव लड़वाओ। बहन मायावती जी को हमने देखा पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दे दिया जिनके पास मात्र नामांकन के लिए ही पैसे थे, उनका घर मजबूत नहीं था। अगर आप यह सोचते हैं कि टिकट से चुनाव जीत लिया जाता है तो ये बहुत बड़ी भूल है। चुनाव खर्चीली हो गई है, वहाँ पर लड़ाई होती है पैसों की, आर्थिक लड़ाई होती है। आप बहुजन समाज से हैं, ये जातिगत तो हो सकता है, परंतु अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं हैं तो चाहे आप किसी भी समाज से हो, ये जनता आपको वोट नहीं करती। जनता आपकी चमक दमक देखती है, आपकी ताकत देखती है। उस वक्त आपको समाज नहीं देखने लगेगी। चुनाव में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक आपका कट्टर विरोधी, एक आपका कट्टर समर्थक जो कि मुट्ठी भरी होंगे, और तीसरा होता है जो हवा देखकर चुनाव में वोट करती है। हवा बनाने के लिए आपको मीडिया को पैसा देना होगा, आपको गाड़ी वाले को पैसा देना होगा, अच्छा खासा रकम आपको खर्च करना पड़ेगा। और ये खर्चीला चुनाव है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था, उसमें उन्होंने यह कल्पना नहीं किया था कि बैकडोर से इस चुनाव को इतना खर्चीला बनाया जाएगा। ये एक तरह से संविधान पर हमला है। राज्यसभा, जिसको आप कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन में नॉमिनेट करके इसलिए भेजा जाता है कि अगर लोकसभा में सबको मत देने का अधिकार है तो आम जनता यह नहीं देखेगी कि आदमी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सबको चुन सकती है क्योंकि उसको वोट पाने का अधिकार है, लोगों को वोट देने का अधिकार है। परंतु राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग, किसी विषय के विशेषज्ञ लोग जाएं ताकि कानून बनाया जाता है, उस पर विचार किया जाता है, इसलिए उच्च सदन को अलग रखा गया, यह उद्देश्य था। परंतु यहाँ पर इसमें भी खरीद फरोख्त होने लग गया है। जब राज्यसभा में भेजी जाती है तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है, वहाँ पर यह देखा जाता है कि इसके जेब कितने मोटे हैं, ये विधायकों को पूरी जेब भर सकता है कि नहीं। जैसे कि पिछले दिनों राज्यसभा का चुनाव हुआ और आपको मैंने बताया था कि एक एक विधायक के 25-25 करोड़ रुपए की बोली लग रही है। ये हमारा वर्तमान व्यवस्था है। देश इन राजनेताओं से बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुका है। आप लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ जब तक आपको चटकीला ना हो, भड़कीला ना हो, आप देखना पसंद नहीं करते। और जो न्यूज़ बनाता है वो भ्रमित हो जाता है कि हम कौन सा टॉपिक पकड़ें, क्या बताएं, जनता क्या पसंद कर रही है। हमारे प्रवासी श्रमिक जितने भी फंसे हुए थे, 80-90% बहुजन समाज से थे। आप उनकी शक्ल, उनकी कपड़े, उनके हर चीज़ देखकर ये डिसाइड कर देते कि ये बहुजन समाज से, ये गरीब लोग हैं, फटेहाल लोग हैं, इनके ऊपर जो है सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। हमने उस झुंड को पकड़ लिया, वह न्यूज़ दिखाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो है दल से जुड़े हुए होते हैं, संगठन से जुड़े हुए होते हैं, वो आपका फिर वीडियो नहीं देखते। अगर आप उस दल का कोई 2-4 लाइन प्रशंसा कर दे तो दूसरे दल वाले कहते हैं आप उसके भक्त हो गए। यानी एक दूसरे से अगर इतना कांटे की टक्कर होगी, एक एक विषय पे आपकी टक्कर होगी, पूरा समाज संगठित कैसे होगा। और यही आपका मूल कारण है कि आपके समाज में कोई धमक वाली मीडिया नहीं है, कोई चमकदार लोग ऊपर उठते नहीं हैं। कब यह चीज़ ख़त्म होगी यह कहना मुश्किल है। महंगाई रात दिन ऊपर बढ़ती जा रही है। अब बगल में देख लीजिए, नेपाल एक छोटा सा देश, इंडिया से बैर ले लिया। आज की रिपोर्ट है कि वहाँ पर जो है 100 रुपये नेपाली करेंसी में नमक है, जो कि इंडिया के हिसाब से 60 रुपये, और इसी हिसाब से बहुत सारी वस्तुओं की कीमत बढ़ाई गई है। वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है।
जो मधुबनी के बाज़ार में लोग नेपाल से आते थे खरीदारी करने के लिए, सीतामढ़ी में आ जाते थे, बॉर्डर पे सील लगा हुआ है, घुसने नहीं दिया जाता, जबकि नेपाल का 64 एकड़ ज़मीन चीन ने कब्जा कर लिया, 11 गांव को कब्जा कर लिया है। जो केपी शर्मा ओली हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, अब उनके खिलाफ वहाँ का संसद प्रस्ताव पेश करेगा सदन में। जनता बागी हो रही है, जनता कह रही है भारत से संबंध अच्छे हों, हमारे दिनचर्या ठीक हों। अगर आप यह सोचते हैं कि नेपाल जो है भारत से बैर करके और चीन के साथ जी लेगा, बहुत कम दिन। अभी तो इंडिया ने केवल एसएसबी लगाकर टाइट किया है, आम जनता उससे परेशान हो रही है। अगर इंडिया ने यह कह दिया कि नेपाल हमारे मित्र राष्ट्रों की सूची में नहीं है, उस दिन नेपाल का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। रही बात ये, केपी शर्मा ओली चीन के मामले में चुप हैं, वहाँ के सांसद उनसे पूछ रही है कि आप चुप क्यों हैं और भारत के प्रति आक्रामक हैं, ऐसा क्यों? जो पुष्प कमल प्रचंड हैं वहाँ के सदन के जो नेता हैं, वो प्रस्ताव पेश करेंगे। वो इंडिया के फेवरेट रहे हैं, भारत के साथ रहे हैं। वह जानते हैं कि नेपाल और भारत की जो सीमा है वहाँ पे तारबंदी नहीं है, कोई बार नहीं लगा हुआ है, लोग एक दूसरे गांव जाते आते हैं, थोड़ा सा परमिशन लेने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की खटास पैदा की जाए तो दोनों देश को समस्या हो जाएगी। रही बात ये कि पाकिस्तान का मसला काफ़ी लंबा है, चलता ही रहता है। चाइना का अभी मसला आया है, आपको बता देते हैं लेटेस्ट न्यूज़। दिल्ली के जितने भी होटल एसोसिएशन है, जो मार्केट एसोसिएशन है, सबने प्रस्ताव पास कर दिया। होटल वालों ने कहा कि हम अपने होटल में चाइनीज़ नागरिक को नहीं ठहरने देंगे। प्रस्ताव में ये चीज़ें सामने आई है। जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है वो चाइना का सामान नहीं मंगवाएंगे। पूरा देश धीरे धीरे लामबंद हो रहा है और चीन के बहिष्कार सब कर रहे हैं। इसमें बहुजन समाज भी शामिल है। अगर आप यह समझते हैं कि बहुजन समाज का न्यूज़ का मतलब होता है केवल मोहल्ले की जो है भेदभाव दिखा दिया जाए, 4 शहर की घटना बता दिया जाए, ये बहुजन न्यूज़ नहीं है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बहुजन समाज तय करती है। महंगाई बढ़ती है तो हालत ख़राब होता है बहुजन समाज का। चाइना का बायकॉट होगा और अगर चीज़ें महंगी मिलेगी उसमें भी हालत ख़राब होगा बहुजन समाज का ही। अगर बहुजन चैनल बनाकर हम बहुजन न्यूज़ देते हैं तो बहुजन समाज को वो तमाम चीज़ें हमारा बताना नैतिक जिम्मेदारी है जो उसके साथ घटनाक्रम होने वाली है, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हो, अथवा रेलवे से हो, मजदूरी। यानी पूरा बहुजन समाज मजदूर नहीं है। बहुजन समाज में टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं। तो इसका मतलब ये है कि मजदूर का अगर हमने न्यूज़ दिया तो बहुजन समाज का, और उसमें उद्योगपति का न्यूज़ दे दिया तो सवर्ण है। ये समझने की बात है। पूरा देश का अगर 85% आबादी बहुजन समाज की है तो 85% अर्थव्यवस्था भी बहुजन समाज का होगा, 85% सारे कार्य भी बहुजन समाज के होंगे। तो हमें 85% न्यूज़ निकाल कर देना होगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ हो अथवा किसी भी प्रकार से। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी यह है, समाज को अगर हम शिक्षित करते हैं तो समाज इस बात को समझने को तैयार हो जाएगा कि हमें हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें यह नहीं कि नीला झंडा और नीला गमछा लेकर केवल आप जय भीम कह के हमारा अपना तो दिखाएं। ये बहुजन समाज का न्यूज़ नहीं है। बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज़ से आपको अवगत कराना ज़रूरी है। हम यही चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक सभी प्रकार की खबरें, हर प्रकार की खबरें पहुंचता रहे, जिससे आप जागते रहो, आप सोते नहीं रहो। क्योंकि हम किसी एक सिद्धांत में बांधकर आपको गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहते। आप स्वतंत्र रहें, आपका विचार स्वतंत्र हो, आप सोचें। ऐसा ना हो कि हम आपको अपनी सोच में बांध दें। कहने का तात्पर्य यह है कि एक किताब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत का संविधान।
अब उसको आप सीने से लगा के रहो। उसके अंदर जो 395 अलग अलग अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को स्टडी करना भी तो आपका काम है। उसमें क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या फैक्ट्स है, वो सब कुछ समझना आपके लिए ज़रूरी है और उसकी व्याख्या हम करते रहेंगे। और इसलिए हम आपके पास करीब करीब हर क्षेत्र से न्यूज़ लेकर आ जाते हैं। जब आपका सपोर्ट और सहयोग नहीं मिलता तब हम भटकने लग जाते हैं। क्या हम क्या सामने रखें जो समाज इसको एक्सेप्ट करे? क्या हम पत्रकार नहीं, हम कोई मिशन चला रहे हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? अपने बारे में और आपके बारे में, दोनों बारे में हम सोचने लग जाते हैं। पत्रकार का धर्म है आपको आईना दिखाते रहना, समाज में क्या घटना हो रही है, देश में क्या घटना हो रही है, वर्तमान सरकार क्या कर रही है और आपके नेता क्या एक्शन ले रहे हैं, और यही मेरा काम है और ये मैं आपको बताता रहूँगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको रोज़ अपनी एक अलग से टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।